अर्पण कुमार जी द्वारा जो इसका इनविटेशन जारी किया गया है वो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें कुंवर नारायण जी की और मेरी एक हंसती हुई तस्वीर है। जन सुलभ पुस्तकालय जी नमस्कार। क्या मैं शुरू कर दूं बोलना, ये बताइए, या कुछ प्रतीक्षा करना है? जन सुलभ पुस्तकालय कृपा करके ये बताएं कि क्या मैं बोलना शुरू कर दूं? चलिए, जन सुलभ पुस्तकालय के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से अर्पण कुमार जी ने जो निमंत्रण फेसबुक पर डाला हुआ है उसमें शायद आपने देखा होगा कि मेरा और कुंवर नारायण का एक हंसता हुआ फ़ोटो है। ये फ़ोटो उस समय का है जब कुंवर नारायण जी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ चल रहे थे। कुंवर नारायण जी का ये फ़ोटो हंसता हुआ उस समय का है जब वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थे। काफ़ी दिन पहले से उनका देखना लगभग बंद हो गया था, दिखाई देना बंद हो गया था। उनके कानों की सुनने की क्षमता भी बहुत क्षीण हो गई थी और उनका चलना फिरना भी बाधित था। आप सोचें, एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता और जो चलने से भी पूरी तरह से लाचार है, ऐसा व्यक्ति इस उल्लास के साथ हंस सकता है। ऐसी स्थिति में कुंवर नारायण जैसा संवेदनशील व्यक्ति, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कि ऐसी अस्वस्थता के बावजूद ऐसा उल्लास, ऐसी उम्मीद और ऐसी जिजीविषा, ये कहाँ से आती है मनुष्य के भीतर? हर एक के भीतर नहीं आती। ऐसे हर एक के भीतर ऐसी जिजीविषा नहीं आती। लेकिन जैसा कि उनके बारे में हमारे तमाम पिछले वक्ताओं ने कहा कि वे एक साधारण मनुष्य नहीं, एक ऋषि की तरह थे। एक ऋषि जो समय के आर पार देख सकता है, जो मृत्यु के भय से मुक्त है। सोचिए ज़रा, जिसके भीतर एक तरह का वैराग्य है इन तमाम सारी चीज़ों के प्रति, वही इस तरह से खिलखिलाकर हंस सकता है। तो ये जो छवि है, ये स्वयं उनके बारे में बहुत कुछ कह रही है। आप देखें कि आँख देखना एक कितनी बड़ी क्रिया है। देखने के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। सिनेमा और नाटक तो आप देख ही नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, इस संसार को देख नहीं सकते। देखने की क्रिया किस तरह से हमारी भाषा में विन्यस्त है, इसको ज़रा देखें। हम कहते हैं किसी संगीत वाद्य को दिखाएं आपको, तो आप कहेंगे कि ऐसे नहीं, ये बांसुरी है, इसे सुनकर देखिए। सुनकर देखिए माने कानों से देखिए।
कोई मैं आपको खाने की चीज़ दिखाऊं तो कहेंगे कि अरे ऐसे नहीं, इसे तो खाकर देखिए, यानी स्वाद से देखिए। हम स्वाद से भी देखते हैं, हम स्वाद से देखते हैं, हम कानों से भी देखते हैं। बांसुरी दिखाऊंगा तो कहूँगा इसे सुनकर देखिए, हम कानों से भी सुनते, कानों से भी देखते हैं। फूल दिखाऊंगा तो कहूँगा कि इसे सूंघ कर देखिए, यानी हम नाक से भी देखते हैं, कान से भी देखते हैं, आँखों से भी देखते हैं, अपनी सारी इंद्रियता से हम देखते हैं। हमारी भाषा में इस देखने शब्द का ऐसा बड़ा विन्यास है। इनमें से कुंवर नारायण जी जैसा संवेदनशील और सृजनात्मक व्यक्ति को देखना बंद हो जाए, जिसका सुनना बंद हो जाए, जो चलने फिरने में अक्षम हो जाए, ऐसा व्यक्ति इस तरह खिलखिला कर हंस सकता है। यह दुर्लभ है दृश्य। ये फ़ोटो आप देखिए, अगर अर्पण कुमार जी द्वारा ये फ़ोटो आपने न देखा हो जो निमंत्रण के लिए जारी किया है, तो इसे देखिए और तब इसे महसूस करिए उन शब्दों को जो लोगों ने कहे हैं कि वे तो ऋषि हैं, वे मनुष्यतर हैं, वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। उनके अंदर एक तरह का वैराग्य है। आती हुई मृत्यु को जिसने उनसे उनकी श्रवणेंद्रिय और उनकी दृष्टि, उनकी नज़र छीन ली है, उसके बावजूद वे उनके अपनी जिजीविषा, उनके भीतर जो उल्लास है जीवन का, जो उम्मीद है, जो जिजीविषा है, जो सृजनात्मकता है, उसमें वे इस तरह से हंस सकते हैं। तो ये कुंवर नारायण जो हैं, आपने इसको देखा होगा महाभारत में सुनने का कितना बड़ा असर हुआ था कि द्रोणाचार्य जैसे सेनापति को नरो वा कुंजरो वा ये शब्द धीमे कर दिए थे। अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, और अगली पंक्ति कही गई इतने धीमे कि सुनाई न दे। और हुआ ये कि बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर के अश्वत्थामा हतः, इस सुनाई देने ने महाभारत के युद्ध का निर्णय कर दिया था। ये सुनना और देखना एक रचनाकार के लिए इतनी बड़ी उसकी आंतरिक शक्ति है। ये आप देखें जो कुंवर नारायण से उस समय छिन गई थी, जिस समय का ये फोटो है, और तब महसूस करिए उन शब्दों को कि कुंवर नारायण तो ऋषि की तरह से थे, साधारण मनुष्यता का स्तर से बहुत ऊंचे थे। अपूर्व नारायण से मेरी बात हुई, शायद कल रात हुई। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैंने उनसे कहा कि मुझे स्मरणों पर बोलना है, उनकी यादों पर बोलना है, तो कुछ यादें मुझे सुनानी पड़ेंगी, कुछ बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनके किसी त्याग को, उनके किसी ऐसी स्थिति को बताएंगे जो उन्होंने वीतरागी भाव से छोड़ दी, तो ये बहुत उनको छोटा बना देगा। अरे, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें वैरागी भाव से छोड़ दी, लेकिन उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि आकाश इतना ऊंचा है कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, तो आकाश की ऊंचाई कुछ घट जाएगी, कुतुब मीनार की ऊंचाई तो बढ़ जाएगी। कुतुब मीनार की ऊंचाई बढ़ जाएगी। जब हम कहेंगे कि आकाश एफिल टावर से ऊंचा है, तो क्या होगा? एफिल टावर की ऊंचाई बढ़ जाएगी, लेकिन आकाश की ऊंचाई घट जाएगी। अपूर्व नारायण ने मुझसे यही कहा कि नरेश जी, अगर आप
उदाहरण देंगे तो वो कुंवर जी को बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। वो इतने बड़े थे कि बड़े से बड़ा उदाहरण दे करके भी आप उनके बड़प्पन को सिद्ध नहीं कर सकते। तो हाँ, लेकिन अब क्या करें, मेरा तो विषय ही ये है कि मैं स्मरण करूं, तो मैं स्मरण करता हूं। मैं लखनऊ आया 1965 में। मैं ग्वालियर से आया था। ग्वालियर में मैंने जो अब वहाँ के रचनाकारों का जो स्तर था वो था अच्छा भला था, लेकिन उन सबको मैं साइकिल पर चलते देखता था, तांगे में चलते देखता था, पैदल चलते देखता था। जब लखनऊ में आया तो देखा कि यशपाल हैं साहित्यकार, उनके पास अपना बंगला है और कार है। भगवती चरण वर्मा है तो उनके पास भी अपना बंगला है और कार है। श्रीलाल शुक्ल हैं तो उनके पास भी एक बड़ा सा घर है और कार है। तो मैंने देखा भाई यहाँ तो साहित्यकार बिल्कुल अलग तरह के हैं। कुंवर जी से परिचय हुआ, कॉफ़ी हाउस में मुलाकात हुई। और ये बता दूं, कॉफ़ी हाउस में लखनऊ के यशपाल भी आते थे, भगवती चरण वर्मा भी आते थे, अमृतलाल नागर भी आते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी आते थे। और साधारण लोग हम जैसे तो आते ही थे, हम तो थे ही कुल 25 बरस के। कॉफ़ी हाउस में कुंवर नारायण भी आते थे, लेकिन वहाँ उस दिन कुछ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बैठने के लिए हम लोग 5-6 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि चलो कॉफ़ी पीना है तो चलते हैं, स्पीड मोटर में बैठ के बात भी कर लेंगे, कॉफ़ी भी पी लेंगे। स्पीड मोटर एक बड़ा कारोबारी संस्थान था और कुंवर नारायण उसके डायरेक्टर्स में से थे। वहाँ हम जाकर बैठे। कुंवर नारायण जी ने कहा, कॉफ़ी लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी ने झुक कर के कहा कि कुंवर जी एक चेक साइन करना है, ले आऊं? अरे उन्होंने कहा नहीं, यहाँ अभी हम कोई चेक वेक साइन करने नहीं आए हैं, घर भिजवा देना। इतना सा व्यवधान भी साहित्यिक बातचीत में कुंवर जी को बर्दाश्त नहीं था। ये मैंने देखा। मैंने कहा अरे ये तो बहरहाल उसके बाद हम लोग उठे तो राम अडवाणी की दुकान में गए। राम अडवाणी की दुकान भी एक बड़ी आलीशान दुकान थी, एयर कंडीशन, और ज़्यादातर क्या लगभग सभी अंग्रेज़ी की लेटेस्ट किताबें, बाहर से इम्पोर्टेड किताबें। और मैंने देखा कि उन्होंने, राम अडवाणी ने कुंवर जी के आते ही कहा कि लीजिए ये 2 किताबें आपके लिए मैंने रख छोड़ी हैं। तो कुंवर नारायण जी की और उनके घर पर अगर जाकर, वो तो देखा ही मैंने, वो मुझे छोड़ने के लिए, अब मैं नया असिस्टेंट इंजीनियर हुआ था, तो वो मुझे घर तक छोड़ने गए अपनी कार से, ये कह करके कि चलो तुम्हारा घर भी देख लेंगे। कुंवर नारायण जी का घर भी महानगर में था। तो पहले वो अपने घर गए और फिर वो थोड़ी देर मेरी बातचीत हुई। मैं चूँकि इंजीनियर था, नया पास करके आया था, तो मैंने देखा कि उनके घर, जो भी घर बनाया जाता है वो ज़मीन से 3-4 फीट ऊंचा बनाया जाता है। यानी उसके प्लिंथ लेवल जो है वो इसलिए ऊंची बनाई जाती है कि कभी घर के आसपास पानी आनी भरे, और वैसे भी वो थोड़ा सुरक्षित रहता है, सीलन नहीं आती। तो सीढ़ियाँ चढ़ कर के 3-4 फीट ऊंचा। लेकिन कुंवर जी का घर मैंने देखा, वो तो बिल्कुल सड़क से लगा हुआ था। और जब ड्राइंग रूम में गए तो उसका फर्श की भी ऊंचाई ज़मीन तल पर ही थी। बाद की बात है, मैंने उनसे, कुंवर जी से कहा कि कभी सड़क पर पानी भरा, और एक ऐसा हुआ कि कुछ बरस बाद जब बहुत तेज़ बारिश आई और सड़कों पर पानी भर गया, तो उनके ड्राइंग रूम में भी वो पानी आ गया।
और पानी की लहरें ड्राइंग रूम में लहरा रही हैं। लेकिन उस दिन की याद करता हूँ, कुंवर नारायण जी ने मुझसे ये कहा था कि नरेश, मैंने कहा इसे ऊंचा करवा लीजिए, मैं तो कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में था, तो मैंने कहा ये कम से कम इसे 1 फीट ऊंचा करवा लीजिए, संभव है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बोले नहीं। अरे मैंने कहा 6 इंच ऊंचा करा लीजिए, पानी तो नहीं आएगा। बोले थोड़ा ज़मीन से जितना नज़दीक रहेंगे उतना अच्छा है, कम से कम बाढ़ के समय जब पानी नीचे वाले फर्श पर आएगा तो हम याद तो रख सकेंगे कि जिनके घर, जिन गरीबों के घर नालों के किनारे पर हैं, उनके घरों में कैसी हालत होगी। हमारे पास तो ऊपर की मंजिल भी है, उन गरीबों के पास ऊपर की मंजिल नहीं होती। तो अगर ये याद हम करते रहें कि बारिश के दिनों में गरीबों का हाल क्या होता होगा, तो क्या नुकसान है। वो राज़ी नहीं हुए और उनके पास एक बहुत सुंदर लॉन था, और उस लॉन में भी उन्होंने चौकोर पत्थर लगाए हुए थे। वो कुछ इस अंदाज से लगाए थे कि पत्थर का जो एरिया है वो घास से ज़्यादा ना हो, यानी जितना हिस्सा ज़मीन पर घास का रहे उनके लॉन में, वो पत्थरों से कम ना रहे। तो ये ऐसे चौकोने बने हुए थे उस लॉन के अंदर। तो उन चौकोनों पे पाँव रखते हुए और घास पे पाँव रखते हुए हम चलते थे। शाम को अक्सर बैठते थे वहाँ पर, बरामदा भी था उनका पूरी तरह खुला हुआ। तो जितना वो प्रकृति के नज़दीक और ज़मीन के नज़दीक रहते थे, ये अकेला घर होगा मेरे ख्याल से, पक्के बने हुए बंगलों में और कोठियों में। वो लखनऊ का नहीं, भारत का या शायद दुनिया का वो ऐसा अकेला घर होगा जिसमें प्लिंथ लेवल नहीं था। बन सकता था, लेकिन कुंवर जी ने नहीं स्वीकार किया। तो ये देखना मेरे लिए और उनसे मिलकर के ये जानना एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी, आश्चर्यजनक घटना थी मेरे लिए। तो कुंवर जी के पास मैं जो बात बता रहा था, सुनने के बारे में मैं कह रहा था, मार्शल मैक्लुहान का एक बहुत मशहूर कथन है कि मैन इज़ मोर ससेप्टिबल टू साउंड देन साइट, यानी देखने से भी ज़्यादा सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो सुनते नहीं हैं उसका कारण है, जो सुनते नहीं हैं वो गूंगे हो जाते हैं। सोचिए ज़रा, जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी हो जाता है, और जब गूंगा हो जाता है तो भाषा नहीं आती, उसको भाषा नहीं आती। तो ये जो संकट कुंवर जी के पास उनके स्वास्थ्य के ऊपर अंतिम दिनों में आया था, उसके बावजूद वे न तो विचलित हुए ज़रा भी। जबकि अपूर्व जी से जब वो छोटे थे तब से मेरी मुलाकात है। भारती नारायण, उनकी पत्नी, इन दोनों से मैंने थोड़ी देर बात की थी और उनसे कहा था कि कोई ऐसा संस्मरण बताइए जिसमें वो नाराज़ हुए हों। तो अपूर्व नारायण ने मुझसे कहा, मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे आज तक याद नहीं कि उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा किया हो। भारती नारायण ने भी यही कहा कि नरेश जी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बल्कि उल्टा होता था कि मैं तो कभी कभी झुंझला कर गुस्सा करती थी, लेकिन कुंवर जी ने कभी गुस्सा नहीं किया। और जिन लोगों ने ये कहा कि कुंवर जी ऋषि तुल्य थे, अहिंसक थे, वैरागी थे, उन्होंने बहुत सही कहा, बिल्कुल भी
गलत नहीं कहा। तो ये, और ऐसा नहीं कि वो ऐसे वैरागी और ऐसे ऋषि थे कि अध्यात्म में ही डूबे रहते थे। इस बात की भी बड़ी चर्चा है कि वो अध्यात्म में थे। उसके बारे में अभी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो जब सोवियत सत्ता का पतन हुआ तो तमाम अखबारों ने और तमाम लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए कि जैसे कि मार्क्सवाद का पतन हो गया। लेकिन कुंवर नारायण जी का वक्तव्य था, बहुत बड़ा राजनीतिक वक्तव्य था कि ये सत्ताओं का पतन होता है, सत्ताधारियों का पतन होता है, विचारधारा का पतन नहीं होता। अगर विचार सही होते हैं तो उनका पतन नहीं होता। मनुष्य के साथ विचार हमेशा जीवित रहते हैं, पराजित नहीं होते। मनुष्य पराजित होते हैं, विचार पराजित नहीं होते। तो ये कुंवर जी के बारे में। लेकिन शुरुआत में मैं चाहता हूँ कि उनकी एक छोटी सी, ये बसंत का एक छोटी सी कविता है उनकी। ये बसंत का महीना है, तो ये उनकी एक छोटी सी कविता मैं याद करता हूँ। कुल 3 लाइन की कविता है, इतनी छोटी कि शायद इससे छोटी कविता हिंदी साहित्य में नहीं मिलेगी। और उन्होंने एक बड़े विट का इस्तेमाल, उसमें भाषा के खेल का इस्तेमाल। अज्ञेय ने कहा कि कविता अंततः भाषा की ही कला है, और वो बहुत गलत बात नहीं कही है। आप देखिए इसमें, बसंत आ गया, बसंत आ गया। कुंवर जी की कविता पढ़ रहा हूँ। बसंत आ गया, बसंत आ गया, बस अंत आ गया, बसंत आ गया, बसंत आ गया, बसंत आ गया, बस अंत आ गया, बसंत आ गया। एक छोटी सी पंक्ति बसंत आ गया को उन्होंने 3 हिस्सों में प्ले किया। और ऐसा प्ले वो अक्सर करते थे। वो ऐसा कोई बहुत यानी ये बातें सही हैं कि वो एक चिंतक के तौर पर बड़े थे, वो विचारों के स्तर पर, और उनकी कविता विचारों से भरी हुई कविता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उनके अंदर हास्य का, व्यंग्य का और खेल का भाव नहीं था, ऐसा नहीं है। एक दोहा उनका सुनाता हूं मैं आपको। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और दाना राखे पास में, भूसा दे के खाओ। ये जो व्यंग्य है इस दोहे में कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, दाना राखे पास में, और भूसा दे के खाओ। तो ये वो नारायण जी के घर कभी जाना होता था, और मैं तो अक्सर ही जाता था उनके घर। तो कुंवर नारायण जी के घर मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा कि किनको देखता था मैं वहाँ कभी अज्ञेय मिलते थे, कभी बाबा कारंत मिलते थे, कभी सत्यजीत राय मिलते थे, कभी पंडित जसराज मिलते थे। यानी मैं जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में था उसे याद करता हूँ कि हरिशंकर परसाई के घर जाने पर भी यही होता था कि कोई ना कोई शहर में आया हुआ बड़ा आदमी उनके घर आता था, तो उनसे भी थोड़ी मुलाकात। अब हम तो विद्यार्थी थे उस समय, लेकिन मुक्तिबोध से परिचय इसी कारण हो सका
कि हम परसाई जी के पास जाते थे। डॉक्टर नामवर सिंह से परिचय हो सका इसीलिए कि हम परसाई जी के घर जाते थे। तो कुंवर जी के घर जाने पर हमें दुनिया के बड़े से बड़े कलाकारों से हमारी मुलाकात होती थी, यानी सत्यजीत राय, यानी बाबा कारंत, यानी अज्ञे, ये उनके घर आते जाते थे। कोई तो ये कुंवर जी का घर जाना, उनके पुस्तकालय को देखना और उनसे बातचीत करना मेरे लिए और मेरे जो रचनात्मक सृजनात्मक या जो भी है छोटा सा मेरा व्यक्तित्व है, वो अगर इस लायक है कि अर्पण कुमार जी मुझसे कहें कि कुंवर जी पर बोल दीजिए, अगर ये है छोटा सा, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का भी है कि मैंने कुंवर जी जैसे लोगों का साथ किया और लंबा साथ किया। तो ये उनके कमरे में, उनके ड्राइंग रूम में 2 पेंटिंग्स की मुझे याद आती है। एक पेंटिंग एन रॉय की थी। एन रॉय भी बहुत महत्वपूर्ण पेंटर थे लखनऊ के, और वो उस पेंटिंग में एक ऐसी बिल्डिंग थी जो ऐतिहासिक लगती थी, जो ग्रे कलर की, उड़ते हुए रंगों की वो पेंटिंग थी जो इतिहास की याद दिलाती थी। इतिहास के लिए कुंवर नारायण जी को याद भी किया जाता है और उनकी कविताओं में तरह तरह से आता है। आप देखें कि दूसरी जो पेंटिंग थी वो जयकृष्ण की थी, जो उन्होंने मुझे दिखाई थी, या तो टंगी थी वहाँ या उन्होंने दिखाया मुझे। जयकृष्ण की वो जयकृष्ण लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के बाद में प्रिंसिपल हुए और उनको बहुत से सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी पेंटिंग्स के लिए भी मिले थे। और जो पेंटिंग मैं देख रहा था कुंवर जी के पास, उस पेंटिंग में कुछ शहतीरें, कुछ चाकोर, कुछ आयताकार आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर उड़ती चली जा रही हैं। तो एक पेंटिंग में इतिहास था और दूसरी पेंटिंग हमें विज्ञान की याद दिला रही थी, भविष्य की याद, एक अतीत की याद दिला रही थी, एक भविष्य की याद दिला रही थी। और कुंवर जी जो थे, इनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो इतिहास के बारे में, और इतिहास को लेकर उनकी कविताएं भी थीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका कहना भी था ये कि इतिहास को हम एक राजाओं की और उनके नामों की सूची के तरह से नहीं देख सकते, हमें उसके साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास को भी देखना होगा और मनुष्यों की सभ्यताओं के इतिहास को भी देखना होगा। सिर्फ राजाओं के और रानियों के इतिहास से इतिहास को नहीं समझा जा सकता। तो ये जो एक कविता और उनकी जो 2 पुस्तकें जो खंड काव्य के रूप में हैं, वाजश्रवा के बहाने और आत्मजयी। आत्मजयी के बारे में तो एक और संस्मरण याद आता है कि दिनकर जब लखनऊ आए तो उन्हें पता था कि कुंवर नारायण कवि हैं और लखनऊ में हैं, तो वो कुंवर जी से मिलने के लिए पहुँचे और आत्मजयी वो पढ़ चुके थे। तो जब दरवाज़ा खुला, कुंवर जी सामने पड़े, तो दिनकर ने कहा कि भाई मैं कुंवर नारायण से मिलना चाहता हूँ। कुंवर जी ने कहा कि आइए, मैं ही कुंवर नारायण हूँ। तो दिनकर चौंक गए। बोले, आप जैसा युवक और आत्मजयी लिख रहा है, ये उन्होंने कहा कि आप जैसा युवक इस उम्र में यदि आत्मजयी लिख रहा है
तो फिर मेरी उम्र में वो क्या लिखेगा, मैं इसकी कल्पना ही कर सकता हूँ। तो कुंवर जी में ये जो भाव था, ये ऐसा नहीं था कि अध्यात्म कहीं जीवन और मृत्यु और ईश्वर उनके लिए ये आवश्यक नहीं थे। उनकी तमाम कविताओं में ये भाव अध्यात्म का व्याप्त है। आप देखिए, मैं बताता हूँ। उनकी एक कविता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को देख के कुंवर जी लिखते हैं, ये लोग न जाने कहाँ जाने की जल्दी में थे, अपना सामान यहीं छोड़ गए हैं। फतेहपुर सीकरी को यहीं छोड़ गए हैं। और फतेहपुर सीकरी को वो उनका सामान बता रहे हैं, अकबर का सामान। वो कह क्या रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी एक अकबर महान लिखा जाता है इतिहास की पुस्तकों में, और फतेहपुर सीकरी को दूर दूर से लोग देखने आते हैं। लेकिन वो फतेहपुर सीकरी शीर्षक से क्या पंक्ति लिखते हैं कि ये लोग न जाने कहाँ जाने की जल्दी में थे कि अपना सामान यहीं छोड़ गए हैं। ये सामान था फतेहपुर सीकरी का विशाल किला। तो कुंवर जी के अंदर ये आध्यात्मिक कविता है। आप ध्यान दें कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये किले और महल ये ले नहीं जाएंगे आप अपने साथ। इसको इस तरह से न कह करके कुंवर जी ने कहा कि ये लोग जाने कहाँ जाने की जल्दी में थे। जीवन कितना छोटा है कि बहुत जल्दी बीत जाता है, और हमारा सामान यहीं छूट जाता है, जबकि हम जीवन भर इस सामान की ही फिक्र में लगे रहते हैं, और उसके लिए तमाम तरह के राग द्वेष और लोभ लालच में पड़कर तमाम तरह की जो विचार होता है वो प्रश्न खड़े करता है। और आप ध्यान दें, आजकल का समय देखें कि सवाल नहीं करने दिए जा रहे। ये समय है हमारा वर्तमान कि सवाल नहीं करने दिए जा रहे। क्यों? प्रश्न क्यों नहीं करने दिए जा रहे? क्योंकि जवाब नहीं है। अगर प्रश्न होगा तो जवाब देना होगा, और जवाब देना होगा तो बहुत कुछ से पर्दा हट जाएगा। तो ये जो वैचारिकता कुंवर नारायण जी में थी, जब वो अपने भीतर से प्रश्न उठाते थे, उनके उत्तर खोजते थे, उन विचारों को कविता के ज़रिए वो हमें दे गए हैं। कुंवर नारायण जी हो न हो, उनके विचार, उनके उठाए गए सवाल वो हमारे पास लगातार आते रहेंगे। तो उनकी जो कविताएं हैं उसमें वो आध्यात्मिकता, मैंने जो शुरू में कविता सुनाई थी ना, बसंत आ गया बसंत आ गया, बस अंत आ गया बसंत आ गया, ये और कोई कविता आप ले लें, आप कविताओं के अंदर देखेंगे कि वो भावना उनकी हर जगह जगह वो आरोपित भावना नहीं थी। अध्यात्म की जो भावनाएं थीं वो आरोपित बिल्कुल नहीं थीं। तो ये एक और बहुत मज़ेदार संस्मरण वो कुंवर जी ने जिस तरह सुनाया था, तो हम बेतहाशा उसको सुनकर हंसते रहे थे। वो ये था कि बोले कि नरेश एक बार कलकत्ता से चले तो सोचा कि रसगुल्ले लेते चलें। अब कलकत्ता से लखनऊ आ रहे थे तो रास्ते में जो कोई मशहूर दुकान मिली, वहाँ से रसगुल्ले पैक करा लिए। अब पैक क्या करा लिए? वो कोई सील बंद डिब्बा नहीं था उस समय, शायद वो सर्विस चालू भी ना हुई हो। तो एक हंडिया ले ली और हैंड बैगेज के साथ किसी तरह से वो हंडिया जो थी
वाह अभी अभी पंकज बोस जी ने कुछ प्रश्न किया है। मैं ओम निश्चल जी भी हैं, तारावती मीना जी हैं, और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आज अगर हम विचार करेंगे और सवाल खड़े करेंगे तो मारे जाएंगे। तो बहरहाल कुंवर जी के संस्मरण पे आते हैं कि कलकत्ता से लखनऊ आ रहे थे तो रास्ते में ध्यान आया होगा कि रसगुल्ले ले चलें, और वो हंडिया में रसगुल्ले बैगेज चेकिंग में हो सकता है उसने कहा हो कि ये तो हार्मलेस है, देखा भी हो शायद या ना देखा हो, निकल गया। तो हंडिया लेकर के चले, और जब बैठे अपनी सीट पर पीछे जा कर के, तो हंडिया को निकाल करके उस बैग में से अपने पाँव के पास रख लिया कि चलते वक्त उठा लेंगे। अब हुआ ये कि हवाई जहाज़ ने जो रेस शुरू की अपनी तेज़, सामने कोई व्यवधान आया होगा, उसने लगाया ब्रेक, और जैसे ही प्लेन धीमा हुआ तेज़ी से, तो वो जो छोटी सी हंडिया थी वो लुढ़क गई आगे, क्योंकि वो तो उसी स्पीड से जाना चाह रही थी जिस स्पीड पे हवाई जहाज चल रहा था। अब ये जो हंडिया थी वो अपनी जगह से लुढ़कती हुई कॉरिडोर में दोनों तरफ की सीटों के बीच में ये हंडिया लुढ़क रही है, और वो यहाँ वहाँ टकराती हुई वो फूट गई बीच में, और वो तमाम रसगुल्ले दौड़ रहे हैं। आप देखिए ये दृश्य कि चाशनी से सने हुए रसगुल्ले जो हैं, हंडिया भी दौड़ रही है, और हंडिया से निकल करके वो रसगुल्ले भी दौड़ रहे हैं, और चाशनी भी दौड़ रही है। वो जहाज़ तो बहरहाल फिर दोबारा शुरू हुआ, और जब दोबारा शुरू हुआ तो ये शायद उस वक्त की बात है जब जहाज़ के उड़ने के वक्त का नहीं है, ये उतरने के वक्त का मामला है। कुंवर जी देख रहे हैं कि उनके रसगुल्ले तो फर्श पर दौड़ रहे हैं। बहरहाल ये नुकसान तो छोटा था, लेकिन ये नुकसान बड़ा था कि कोई कहेगा कि ये हंडिया किसकी है। तो कुंवर जी बोले कि हम जो बड़े इत्मीनान से पहले उतरते थे कि बाकी लोग उतर जाएं, हम बाद में उतरेंगे, लेकिन हमने उस समय भीड़ में रास्ता बनाते हुए जल्दी से जल्दी उतरने की और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की कि भाई इन रसगुल्लों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हालांकि कुंवर नारायण जी की प्रकृति ऐसी थी कि अगर कोई पूछता है सब के बावजूद कि ये रसगुल्ले किसके थे, ये हंडिया किसकी थी, तो कुंवर जी बता देते कि भाई मेरी ही थी। तो ये कुंवर जी ने जिस समय इस दृश्य का वर्णन किया तो हम लोग 4-5 मिनट तक सोच कर हंसते रहे कि हवाई जहाज़ चल रहा है ज़मीन पर, और रसगुल्ले दौड़ रहे हैं, और टूटी हुई हंडिया भी दौड़ रही है, और चाशनी भी दौड़ रही है फर्श पर, और लोग उतर रहे हैं तो उनके पाँव चिपचिपा रहे हैं। हाँ, उनकी चप्पलें जो हैं चिपक गई हैं उसके अंदर चाशनी में, और कुंवर जी जल्दी उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक मेरी बात, उनकी कविता के बारे में कुछ बात करना चाहिए। तो मेरी बात हो रही थी पंकज चतुर्वेदी से। उन्होंने कुंवर नारायण जी पर असल में शोध किया है, रिसर्च की है, उनकी पीएचडी की डिग्री शायद कुंवर नारायण जी पर ही है। तो उनसे मेरी बात हुई तो
कुंवर जी ने कविताओं पर बात हुई तो मैंने एक कविता का जिक्र मैं अक्सर करता हूँ, और छंद और लय के बारे में मेरी कुछ कॉन्शसनेस है। किसी ज़माने में मैंने गीत लिखे थे। कुंवर नारायण जी निपट गद्य में भी कविता लिखते थे। कुंवर नारायण जी लय के साथ भी गद्य में कविता लिखते थे, और कुंवर नारायण जी छंद में भी कविता लिखते थे, और दोनों में बेजोड़ थे, दोनों में बेजोड़ थे। तो एक कविता उनकी है, कांधे धरी यह पाल की है किस कन्हैया लाल की। तो मित्रों, इसको कंफ्यूज करते हैं लोग, और मैं थोड़ा सा एक सेकंड मुझे दें, मैं आपको कुछ जो बताऊंगा वो सुनाऊंगा भी। जी, तो ये कविता है, कांधे धरी यह पाल की है किस कन्हैया लाल की। तो इसको लोग कंफ्यूज करते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ऐसा है नहीं। ये दोनों दो अलग तरह की रचनाएं हैं। एक बच्चों के खेल की कविता है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस कविता के पीछे एक कुंवर नारायण का वक्तव्य मुझे याद आता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि छायावाद के कवि अपनी कविता की प्रकृति के अनुरूप छंद तय कर लेते थे। तो खैर, तो उस वहाँ से मैं से जोड़ता हूँ कि प्रकृति के अनुरूप, इसलिए कि छंदों की प्रकृति अलग अलग होती है। अब ये जो है, इस कविता को सुन लीजिए पहले, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। पंकज चतुर्वेदी ने मुझे बताया कि नरेश जी, इसे आप एक हमारे समय भारत की जो आज़ादी थी उसके एक रूपक के रूप में देखिए कि सत्ता किस तरह से पूंजीवादियों के हाथ में आ गई। पूंजीवादियों के हाथ में आ गई, ऐसा मैं 100% तो नहीं मान सकता, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के हाथ में तो ज़रूर आ गई जिन्होंने उसे पूंजीवादियों के हाथ में सौंप दिया। तो आप देखें, ये है, कांधे धरी यह पाल की है किस कन्हैया लाल की। इसका तेवर क्या है? ये जो इसमें दीपचंदी ताल इसके पीछे इसकी प्रकृति को बना रही है, उसके बारे में भी बात करते हैं। कांधे धरी यह पाल की है किस कन्हैया लाल की, उसके बीच में आता है, फिर एक दिन आंधी चली ऐसी कि पर्दा उड़ गया, अंदर न दुल्हन थी न दूल्हा, एक कौवा उड़ गया। फिर एक दिन आंधी चली ऐसी कि पर्दा उड़ गया, अंदर न दुल्हन थी न दूल्हा, एक कौवा उड़ गया। तब भेद जाकर ये खुला, हमसे किसी ने चाल की, कांधे धरी यह पाल की लाला अशरफी लाल की। एक कौवा के बारे में, ये जो कौवा शब्द आया इसमें, अशरफी लाल आए हैं, ये बहुत गंभीर संदर्भ हैं। कौवा के बारे में याद करिए। कौवा ऐसे तो बहुत हम सब लोग जानते हैं, बहुत चतुर और बड़ा सयाना माना जाता है, लेकिन
आपकी थाली से वो रोटी उड़ा ले जा सकता है, किसी बच्चे के हाथ से मिठाई छीन के ले जा सकता है। तो ये कौवा जो है, इसके सियानेपन की कोई प्रशंसा नहीं करता, काक दृष्टि कही जाती है। तो वो याद करके बताते हैं कि 60-65 के बीच में कभी जब हिंदी का विरोध हुआ तो कामराज ने कौवे का जिक्र किया। हिंदी का विरोध हुआ दक्षिण में, तमिलनाडु में, तो कामराज ने कहा कि अगर संख्या बल पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाता है, अगर तर्क ये है, क्योंकि हिंदी तो भाषा 150-200 साल पुरानी है, ये खड़ी बोली है कहाँ? खड़ी बोली तो नई भाषा है। और तमिल भाषा जो है वो तो हज़ारों साल पुरानी, दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से है। तो कामराज ने कहा कि अगर संख्या बल पर ही चुनाव होना है तो फिर कौवे की आबादी भारत में सारे जानवरों पक्षियों की तुलना में सबसे ज़्यादा होगी। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर कैसे बना दिया आपने? राष्ट्रीय पक्षी तो कौवे को बनना चाहिए। तो ये जो कौवे का जिक्र है, कौवे के जिक्र कई हैं। एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता जो उस समय तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनसे किसी ने कहा कि साहब आप इतने दिन तक इतने बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर रहे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके, सबसे ऊंचे पद पर आप नहीं पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति का शिखर प्रधानमंत्री का पद होता है, लेकिन शिखर पर तो एक कौवा भी जाकर बैठ सकता है। तो ये जो है कौवे के तमाम सारे जिक्र जो हैं वो इस कविता में आते हैं कि फिर एक दिन आंधी चली ऐसी कि पर्दा उड़ गया, अंदर न दुल्हन थी न दूल्हा, एक कौवा उड़ गया, तब भेद जाकर ये खुला, हमसे किसी ने चाल की, कांधे धरी यह पाल की, लाला अशरफी लाल की। तो ये कविता, अब इस कविता का शिल्प आप देखें, जिसको कोई देखता नहीं आम तौर पर, और कन्फ्यूज़न ऐसा होता है कि एक बार मुझे ऐसा ध्यान है कि विनोद दास ने शायद ये प्रश्न किया था कुंवर जी से कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और कांधे धरी है पाल की। वो ये मानकर प्रश्न कर रहे थे कि दोनों एक ही लय के हैं, एक लय के नहीं हैं। आप देखें, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, धगिन तिनक दिन धगिन तिनक, धगिन तिनक दिन धगिन तिनक, लेकिन कांधे धरी यह पाल की है किस कन्हैया लाल की। ये तो दीपचंदी ताल है, और जब ये मृदंग पर बजता है, ये 14 मात्रा की ताल है या 28 मात्रा की ताल है, और हाथी घोड़ा पाल की 13 मात्रा की चाल है। बहुत नज़दीक तालें हैं, बहुत नज़दीक मात्राएं हैं, लेकिन एक मात्रा से एक मात्रा से चाल कैसे बदल जाती है। और ये कविता का जो तेवर है, उस तेवर के लिए हाथी घोड़ा पालकी की लय नहीं चाहिए थी, इसके लिए लय चाहिए थी दीपचंदी ताल की। कांधे धरी यह पाल की है किस कन्हैया लाल की, धगिना दिन दिन तिक, धाधीना धीना धीना तातीना तीना तीना, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, कांधे धरी यह। तो ये जो बारीक फर्क है, और कुंवर नारायण जी इससे पूरी तरह परिचित थे, इसका उपयोग उन्होंने किस सफलता के साथ किया। लेकिन उसके साथ इसकी उलट देखिए कि निरे गद्य में वो किस तरह से कविता को संभव करते हैं। जो मेरी बहुत प्रिय कविता है, मैं अस्पताल गया लेकिन वो जगह अस्पताल नहीं थी,
वहाँ मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वो आदमी डॉक्टर नहीं था। फिर वहाँ एक नर्स आई, वो भी दरअसल कोई और थी। फिर हम ऑपरेशन रूम में गए, जहाँ बेहोश करने वाला डॉक्टर पहले से ही मौजूद था। ये जो आप देखें कितने छोटे छोटे वाक्य हैं और निरे गद्य के वाक्य हैं। मैं अस्पताल गया, लेकिन वो जगह अस्पताल नहीं थी। वहाँ मैं डॉक्टर से मिला, लेकिन वो आदमी डॉक्टर नहीं था। ये कैसा तिलिस्म है? हम इसी तिलिस्म में दोस्तों रह रहे हैं। हम अभिशप्त हैं इस तिलिस्म में रहने के लिए, जहाँ डॉक्टर नहीं हैं, कोई अस्पताल नहीं है, दुकानें हैं शोषण की, लूटने की, वहाँ डॉक्टर नहीं, लुटेरे बैठे हैं। वो अस्पताल नहीं, बूचड़ खाने हैं। तो ये इतना इसका उलट है, जबकि वो छंद बहुत अच्छा। और शुरू से, जैसे मैंने उनके घर की याद की, उनके बहुत शुरू के दिनों की कविता है ये। घर रहेंगे हम ही उनमें रह ना पाएंगे। एक बड़ी कविता में बड़े बड़े शब्द होने ज़रूरी नहीं होते। वो बहुत सरल और साधारण लगने वाले शब्दों में बड़ी बात कहती है। देखिए इसको, घर रहेंगे हम ही उनमें रह ना पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। ये जैसे भविष्य वक्ता की तरह एक बड़ा कवि ये काम करता है, और कुंवर जी ने ये काम किया। मैं जब उनके घर की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अब तो वो घर भी नहीं रहा। कुंवर जी ने जब उसे छोड़ा था तो घर था, लेकिन तब वो पंक्ति याद आ रही थी कि घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। लेकिन आज जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो वो घर भी देखता हूँ नहीं रहा, वहाँ वो घर भी नहीं रहा। ये अध्यात्म का पक्ष है कि कुछ रहेगा नहीं, यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये जो बुद्ध ने कहा था सब्बम अनिच्चम, ये इन पंक्तियों के पीछे, इतिहास फतेहपुर सीकरी कविता के पीछे, ये घर रहेंगे हम ही उनमें रह ना पाएंगे, ये कविता, इसके पीछे एक अध्यात्म चल रहा है। ये आप देखें, कुंवर नारायण जी के पास मेरी इतनी यादें हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं जब बहुत परेशान हाल था, बहुत कष्ट में था, मेरे घर में डकैती पड़ गई थी, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, मेरी पत्नी को दहशत से बीमारी हो गई थी, और हम एक छोटी 3 महीने की बच्ची को लेकर के आश्रय की तलाश में परेशान थे। लखनऊ शहर में हमें मदद की ज़रूरत थी, तो कुंवर नारायण जी के घर में वो हमें आश्रय मिला। समय बहुत हो रहा है, कुंवर जी के घर में हम ऐसे रहे कि जैसे उन्होंने अपने सुख चैन का ख्याल छोड़ करके वो हमारे सुख चैन के उसमें चिंता में पड़ गए। और इसमें अपूर्व तो उस समय छोटे थे, बहुत छोटे थे, पता नहीं कितने छोटे थे, बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत छोटे से देखा है। भारती जी ने जैसी हमारी फिक्र की, जैसा हमारा इंतज़ाम किया, जैसा हमें भाव दिया अपनेपन का, हम लोग लगभग अपरिचित ही थे। और मैं उस समय कोई बड़ा आज भी नहीं हूँ, उस समय तो छोटे से छोटा ही था। तो ये भावना कुंवर नारायण जी के भीतर मनुष्यता की, जब वो कहते हैं कि अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, इसको मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। मित्रों, 8:30 बजने वाले हैं,
तो समय तो 1 ही घंटे का था तो मैंने पूरा ले लिया और मेरी बात तो अभी अधूरी है। तो अगर संभव हो, जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ और जो फ़ोटो जिस समय कुंवर जी का हंसते हुए मेरे साथ का है, उस समय हमने कुंवर जी के साथ थोड़ी सी बातचीत की थी, उसकी एक क्लिप शायद अर्पण कुमार जी के पास हो, और अगर हो तो मेरा अनुरोध है कि वो उसे चला दें। आप एक बार कुंवर जी को साक्षात बोलते हुए देख सकेंगे। अगर संभव हो तो दिखा दें, और अगर संभव न हो तो मैं सिवाय इसके और क्या कहूँ कि समय मेरा पूरा हो चुका है बात पूरी हुई नहीं है, क्या करें। कुंवर जी के तारावती मीना जी बार बार कह रहे हैं हाँ कि आप बोलते रहें, हम सुनते रहें तो ये दरअसल मेरी हंसी का कारण है, कुंवर जी का स्मरण। मैं जब कुंवर जी के घर गया, हालांकि वो उस समय बहुत अस्वस्थ थे, लेकिन भारती जी के साथ, अपूर्व नारायण के साथ, कुंवर जी के साथ और उनके घर के साथ, और जैसे मेरे अनुभव हैं उस ज़माने के उनके साथ, जो अपनापन है, वो खुशी मेरी इस हंसी में आ रही है। इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो कुंवर नारायण हैं। तो अर्पण कुमार जी तो कह रहे हैं कि समय है और बोला जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको संस्मरणों से और कविता सुना करके, क्योंकि मैं कविता ही सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस अधूरेपन के साथ जाएं, कैसे फिर पूरा करेंगे, फिर कोई मौका मिलेगा और फिर संस्मरण है मैं और सुना सकता हूँ। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों ये बेटी हमारी छोटी थी और गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, दस्त लग रहे थे इसको और डिहाइड्रेशन हो गया था, और हमारी पहली संतान थी। मुझे कोई अनुभव था ही नहीं कि ये बच्ची कितनी बीमार है। ये तो हमें तब पता लगा जब हम डॉक्टर के क्यू में लगे थे, मरीज़ों के क्यू में लगे थे, तो हमसे आगे वालों ने हमसे कहा कि साहब आप अपनी बच्ची को पहले दिखा लीजिए जा कर के, ये बच्ची ख़तरे में है। तब हमें ख़तरा महसूस हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसको डिहाइड्रेशन हो चुका है, इसे जल्दी से जल्दी ड्रिप लगवाना होगी, इसे मेडिकल कॉलेज ले जाइए। अब मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ से बहुत दूर था, वो राणा प्रताप मार्ग से हमको मेडिकल कॉलेज जाना था। सवारी कोई थी नहीं, स्कूटर हमारा चोरी हो चुका था। तो मेरी पत्नी विजय ने कहा कि कुंवर जी को फ़ोन करिए। मैंने कहा देखो कुंवर जी को घर में, और रात का वक्त था, रात के करीब 8 बज रहे थे। मैंने कहा खाने का वक्त है, कुंवर जी खाने पर होंगे या न होंगे तो भी बाहर निकलने के लिए कोई शायद कपड़ा पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, कार की चाबी निकालेंगे, पता नहीं ड्राइवर होगा कि नहीं होगा, रात को खुद कार चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, पेट्रोल होगा कि नहीं होगा, पेट्रोल भरवाएंगे, भीड़ भरी सड़कों से निकल करके यहाँ हमारे शाह नजफ़ रोड तक आएंगे तो समय लगेगा। ऐसा करता हूँ कि मैं रिक्शे से चलता हूँ और तुम कुंवर जी को फ़ोन करके इंतज़ार करो, उन्हें शायद आने में, अगर आ सके तो आने में देर हो जाएगी और मैं अकेला इसको लेकर के लड़की को, बच्ची को अस्पताल जाता हूँ। तो मैंने एक रिक्शे वाले से कहा कि भाई जितना तेज़ चल सकते हो उतना तेज़ चलो और जितना पैसा तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं रिक्शे के सीट के ऊपर मैंने अपने दोनों पाँव जमाए ताकि मैं गिरूं नहीं। बच्ची को मैंने कलेजे से चिपकाया, जो अब बहुत बड़ी हो गई है, पूर्वा,
और जैसे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल रहे हैं, फिल्में बना रही है, लिख रही है। बहरहाल तो मैं वो रिक्शा बहुत तेज़ी से, सचमुच उसने बहुत तेज़ी से रिक्शा चलाया और हम मेडिकल कॉलेज पहुँचे। लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचा तो देखा कि कुंवर नारायण जी वहाँ पहले से मौजूद हैं। वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गए थे और सारी रात उस वार्ड में, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, हैज़ा फैल रहा था, बच्चों को डिहाइड्रेशन हो रहा था, उल्टी दस्तों के शिकार बच्चे लगातार आ रहे थे और उस रात कम से कम 4 या 5 बच्चे मेरे देखते देखते उस वार्ड में उनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत घबराया हुआ था। लेकिन सवेरा हुआ, किसी तरह बच्ची सवेरे बच गई थी, हमें थोड़ी राहत थी। अब हमें भूख और प्यास सारी रात लगी थी, दरवाजे पर पहुंच भी न पाया था। मैंने क्षमा करिए, मैंने देखा कि कुंवर नारायण जी और भारती जी थर्मस में चाय लिए और टिफ़िन में नाश्ता लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ये कुंवर नारायण थे। अपने जीवन में, अपने लेखन में, अपने विचारों में और मेरे कंठ में जो, जैसे आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। कुंवर नारायण जी के साथ रह कर के जो मुझे मिला है वो अमूल्य है, और जो उनके साहित्य में है वो सबको उपलब्ध है। मैं अर्पण कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि अगर उनके पास वो क्लिप पहुंच गई हो और दिखा सकते हों तो दिखा दें। बसंत आ गया, बसंत आ गया, बस अंत आ गया, बसंत आ गया। कुंवर नारायण जी की वो क्लिप अगर आप देखेंगे तो बसंत के जाते हुए, बसंत को अपने अंत की ओर जाते हुए उस क्लिप में वो दिखाई देंगे। लेकिन एक बार आप उन्हें देख सकेंगे तो अर्पण कुमार जी यदि संभव हो तो उसे दिखा दें। और मैं एक बार आप सब लोगों को तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और जनसुलभ पुस्तकालय को धन्यवाद देता हूँ। हाँ पूनम सिन्हा जी, मैं लंदन में जब पूर्वा का नाटक हुआ था तो मैं वहाँ गया था, लंदन में भी गया था। और एक और शहर है वहाँ जो क्या है, चेस्टर या सेस्टर कहलाता है, उसका कुछ ऐसा ही नाम है। तो वहाँ उसका प्ले भी हुआ और जो वहाँ पर रॉयल थिएटर है लंदन में, उसमें उसके स्क्रिप्ट का पार्ट भी हुआ था। तो मैं वहाँ पूर्वा का देखने गया था। पूर्वा के नाटक जो हैं ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हुए हैं और तमाम भारत के तमाम शहरों में उसको बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार भी मिला हुआ है। राष्ट्रीय अकादमी का, संगीत नाटक अकादमी का जो युवा लोगों को मिलता है। तो बहरहाल पूर्वा आज जिंदा है तो उसमें कुछ श्रेय हमारे कुंवर नारायण जी को भी है। और मैं एक बार फिर कुंवर जी को स्मरण करते हुए आप सबको
नमस्कार करता हूँ। अपूर्व जी, ये तो आपने घर पर भी देखा होगा कि इस प्रसंग की याद करते हुए मैं सामान्य नहीं रह पाता, और वो संभव नहीं है, और उसको मैं लौटा नहीं सकता किसी भी तरह से। वो आप हों, भारती जी हों, या कुंवर जी जो अब नहीं रहे वो हों, वो सब मैं लौटा नहीं सकता। मैं स्मरण कर सकता हूँ और लोगों को ये बता सकता हूँ कि इस तरह के लोग भी हुए, और मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनका सानिध्य मिला। नमस्कार। हाँ, ओम निश्चल जी, आप सही कह रहे हैं। बहुत मायनों में कुंवर जी मनुष्यता की मिसाल थे। गोविंद माथुर जी, आप भावुक हो गए। कलाएं यही करती हैं, साहित्य यही करता है। हो गया। मैंने क्लिप दिखाने के लिए कहा है, अगर वो दिखा पाएंगे तो दिखाएंगे, नहीं तो पूरा हो गया। तो दिखा रहे? कह नहीं सकते। आपको तो इस पे दिखा रहे होंगे ना, अगर दिखाएंगे तो दिख जाएगा। नहीं तो दिखाएंगे तो हमको दिखेगा नहीं। हाँ वही तो। अर्पण कुमार जी दिखा रहे हैं क्या? सोनू यशराज जी, आपने पढ़ा है, मुझे ये मेरे लिए सौभाग्य है। आजकल लोगों का पढ़ना लिखना बंद हो गया है, पत्रिकाएं बंद हो रही हैं एक एक करके, और बाकी जो बची हैं, मुझे ये कहते हुए दुख है कि बंद हो जाएंगी। अगर हमारा रवैया अपनी भाषा के प्रति यही रहा तो ये पत्रिकाएं जो बची हैं हिंदी की, वो भी बंद हो जाएंगी। हिंदी अब सिर्फ उन लोगों के भरोसे बची रहेगी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और बड़ी भारी आबादी ऐसे लोगों की है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो सिर्फ हिंदी ही बोल सकते हैं और हिंदी ही उनकी अभिव्यक्ति की भाषा है। उनके भरोसे हिंदी अभी बची रहेगी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने अपनी भाषा को नहीं बचाया तो शिक्षा में भारत का स्तर दुनिया में सबसे नीचे पहुंच गया। सबसे नीचे माने, अगर 200 देशों की सूची बनती है शिक्षा में तो भारत सबसे नीचे आता है, 200वां नंबर आता है। ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं है, ये शिक्षा के माध्यम की भी बात है, ये इंग्लिश मीडियम की भी बात है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और कितने IIT और कितने IIM सब अंग्रेज़ी में ही तो पढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है शिक्षा के नाम पर भारत में, क्यों हो रहा है? तो खैर, अगर हमने अपनी भाषा को नहीं बचाया, भारतीय भाषाओं को, सिर्फ हिंदी को बचाने की बात नहीं है, अगर हमने भारतीय भाषाओं को नहीं बचाया तो हमारी भाषाएं भी